हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। दिस इज संभव हियर एंड आज हम वेक्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। वेक्टर्स की रिवीजन चेकलिस्ट है ना, तो जल्दी से अपन वेक्टर्स कर लेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है बेसिक 12th की अलजेब्रा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सर, सबसे पहले इसने कहा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कुछ बात की है। तो इसने कहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हुए इसने कहा है कि एनी क्वांटिटी सच एज वेलोसिटी, मोमेंटम और फोर्स दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉर विच वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड। तो मतलब किसी भी चीज को वेक्टर होने के लिए 3 क्राइटेरिया हैं। उसको इसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ओके, उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए और जो तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो वेक्टर लॉज़ को फॉलो करना चाहिए, ओके। मतलब किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड हो सकता है, कुछ डायरेक्शन हो सकता है, बट अगर वो वेक्टर लॉज़ को फॉलो ही ना करे, तो वो वेक्टर नहीं होती है। और जैसे ये वाली बात है कि फोर्स जो है, फोर्स इज़ अ वेक्टर, ओके। बट अगर मैं करंट की बात करूँ, तो करंट वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज वाला करंट, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहाँ से, अगर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अगर मैं फिजिक्स में जाऊँ तो यहाँ 5 एम्पेयर, लेट से यहाँ से 3 एम्पेयर जा रहे हैं, यहाँ से 2 एम्पेयर जा रहा है। तो ये वाली चीज इस वायर की ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती है, तो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट तो है, बट नॉट एग्जैक्टली। व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ पर ये वेक्टोरियली ऐड होके 3 + 2 5 नहीं बन रहा है, जिसका मतलब ये एक वेक्टर नहीं है। तो एज सच तो करंट के पास एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है, बट स्टिल ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो तीसरी कंडीशन है, ये कई बार स्किप हो जाती है। तो पहली बात, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड हो, किसी की भी चीज का डायरेक्शन और किसी भी चीज के जो वेक्टर लॉज को फॉलो करे, ठीक है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। बेसिक है, ऐसा कुछ मतलब बहुत ही हाई फाई कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जैसे कि जिनके पास साइज है, जिनके पास मैग्नीट्यूड है, बट उनका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट उनमें नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर डायरेक्शन है तभी वेक्टर लॉज की तरफ मूव करेंगे, वरना वेक्टर लॉ की तरफ मूव ही नहीं करना है। जैसे कि इसने कहा कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डेंसिटी और एनर्जी, ये सारे स्केलर्स हैं, इनके पास कुछ मैग्नीट्यूड है, बट इनके पास कोई डायरेक्शन वाली कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे दिस डज नॉट इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डायरेक्शन, सच क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ये था हमारा स्केलर वेक्टर का बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन। अब आते हैं हम मैथमेटिक्स पे वापस। ये तो पहला थोड़ा सा हमने फिजिकल टर्म्स में देखा, नेक्स्ट इसका मैथमेटिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसके मैथमेटिक्स में हमने देखा कि जो वेक्टर चीज है ना, उसको हमारी कंडीशंस क्या है, उसके पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए और वो कुछ एक पर्टिकुलर लॉज के अंदर बाउंड अप होता है ना। तो अब मैग्नीट्यूड तो हम दिखा देंगे, डायरेक्शन दिखाने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टेड स्ट्रेट लाइन, तो ये डायरेक्शन दिखाएगी और ये एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज एक्चुअली द लेंथ एंड डायरेक्शन इज अकॉर्डिंगली फ्रॉम, जैसे यहाँ पे इसने कहा फ्रॉम पी टू क्यू है डायरेक्शन, ठीक है। जैसे लेट्स से मुझे 2 यूनिट्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईस्ट बताना है, ठीक है। कंसीडरिंग कि मैं स्टैंडर्ड नोटेशन से चल रहा हूँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ऐसे ही होता है ना। तो 2 यूनिट्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैं पहले एक यूनिट को डिफाइन करूंगा ना, ठीक है। तो 2 यूनिट्स टुवर्ड्स ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, तो मैंने वो डायरेक्शन पॉइंट कर दी। तो मेरा डायरेक्शन वेक्टर पी क्यू वेक्टर होगा, एक इसे ऐसे लिखा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू 2 यूनिट एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, ओके। ये मतलब फिजिक्स में वैसे करते होंगे ना, आपने करे होंगे फिजिक्स में, जब आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, मोशन इन अ प्लेन पढ़ा होगा फिजिक्स में ना 11th क्लास में, तब आपने वेक्टर्स को थोड़ा बहुत यूज किया होगा। बस उसी वही बेसिक्स को हम अब आगे कैरी ऑन करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे लेवल तक कवर करेंगे। सबसे पहले आता है एडिशन।
तो एडिशन भी आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होता है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, जो वेक्टर अलजेब्रा है ना, जो वेक्टर अलजेब्रा है, तो उसमें एडिशन भी वेक्टोरियली होता है। वेक्टोरियल एडिशन कुछ पर्टिकुलर लॉज को फॉलो करता है जो कि है वेक्टर लॉज। ओके, तो वेक्टर लॉज फॉलो करने में सब स्पेसिफिकली पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, इन दोनों की इंपॉर्टेंस है। रेस्ट आप अपने आप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूं, तो बेसिकली मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना है। ऐड करना माने रिजल्टेंट लिखना, तो एडिशन इंप्लाइज रिजल्टेंट। ओके, एडिशन इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो उस हिसाब से अगर हम सोचें, तो अगर ये लेट्स से मेरा ओ है, ये ए है और ये बी है, तो ओ बी वेक्टर ये हो जाएगा और ये ओ ए वेक्टर हो जाएगा। इसका पैरेललोग्राम पूरा करेंगे अगर हम, इफ वी कंप्लीट इट्स पैरेललोग्राम, तो जो हमारे ये वाला वेक्टर होता है ना, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है और इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर लेट्स से आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का मीनिंग क्या है अभी समझते हैं इसको। थोड़ा सा जैसे कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी के लिए ऐसे याद रखें कि ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए एंड बी ओ बी, then this sum a plus b is a vector represented by OC, where OC is the diagonal of the parallelogram। Basically ये diagonal ही है ना, तो OC is the diagonal of the parallelogram OABC। OABC मतलब OACB आएगा, हाँ OACB, सॉरी। ओके, नेक्स्ट है ये कॉम्यूटेटिव है। ओके, कॉम्यूटेटिव है माने कि यहाँ पर अगर हम ओ ए प्लस ओ बी करें या ओ बी प्लस ओ ए करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव थिंग, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव होने के लिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर हम तीन वेक्टर्स को लेट से ऐड कर रहे हैं, तो हम किन्हीं दो को पहले ऐड करें फिर तीसरे को ऐड करें, या पहले कोई और पेयर बनाए। देखो हमारे पास पेयर भी कैसे बन सकते हैं, तीन पेयर बन सकते हैं, या तो हम ए बी यूज करें या ए सी यूज करें या बी सी यूज करें। तो उस केस में एसोसिएटिविटी हम ऑटोमेटिकली जज कर सकते हैं। तो बढ़िया है ना? ये इस तरीके से एडिशन होता है, इसके ऊपर हम धीरे-धीरे बढ़ेंगे और इसके दोनों लॉज़, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ खूब यूज़ होता है, ठीक है? जिसको ये समझ आता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से वेक्टर्स के अंदर अपनी ग्रिप बना लेता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, इसने एक पॉइंट कहा कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पर इसने कहा एम ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर टाइम्स एम इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है? तो मतलब m से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी वेक्टर को, या तो फिर वो पहली बात वो कम्यूटेटिव है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरी बात ये वाली चीज इक्विवेलेंट है दोनों इसी चीज की उधर। और एम एन ए, देखो यहाँ पर भी एसोसिएटिविटी टाइप की थिंग है कुछ, और फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें तो आई थिंक कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब m प्लस n टाइम्स a वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स a वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर। ओके, ये भी सही है। और m टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स a वेक्टर प्लस m टाइम्स b वेक्टर। तो ये तो बहुत ही बेसिक्स हैं, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग। ओके, तो इनमें आई डोंट फाइंड एनी पॉइंट इन जस्ट स्पेंडिंग टाइम ओवर दीज, मतलब मोर टाइम। ओके, नेक्स्ट आती हैं हमारी कुछ जो टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको समझना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आती होगी तब आप आगे चीज़ों को ऐड ऑन कर पाएंगे। सबसे पहली बात आती है ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर की। ओके, तो ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर की बात करें तो इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होते। ओके, तो मैग्नीट्यूड इज जीरो। बेसिकली इसने कहा वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड विच हैज सेम इनिशियल एंड फाइनल टर्मिनल पॉइंट। देखो हम जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा मैग्नीट्यूड तो जीरो था, तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जीरो होगी। किसी भी लाइन सेगमेंट का लेंथ जीरो होना उसका वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है।
तो बेसिकली ये मेरा इनिशियल पॉइंट भी है, तो इनिशियल पॉइंट भी और यही फाइनल पॉइंट भी है। तो इसको हम फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? तो उसके हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, पर ये एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है और ये कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है? तो ज़ीरो वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ज़ीरो वेक्टर पर हमें दिखेगा नहीं कि वेक्टर पॉइंट हो रहा है, बट एक्चुअल में वो वेक्टर पॉइंट हो रहा होता है, जस्ट इन केस, ठीक है? तो इसके दिस इज डिनोटेड बाय ओ वेक्टर, पहली बात। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहली बात हम देखते क्या है, हम फंडामेंटल्स देखते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ किसी भी चीज़ की, तो कोई भी चीज़ ले लो, लेट्स से कोई पेन है ना? या कोई भी पेपर है, या हम लेंथ की बात करते हैं, ना, जैसे लेंथ की बात करते हैं। मान लो 10 मीटर कपड़ा है, ठीक है? मतलब 10 मीटर लॉन्ग, या कोई रॉड है दैट इज़ लेट्स से 5 मीटर लॉन्ग रॉड है, ठीक है? तो हमने कहाँ से मेज़र किया वो 5 मीटर है? हमने कुछ फंडामेंटल लिया होगा कि 1 मीटर इतना होता है, फिर 1 मीटर को हमने 5 बार रखा होगा। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, ठीक है? तो अभी ये 5 मीटर बना। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है, हमें जब भी हम कोई भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड, फिक्स्ड और एक स्मॉलेस्ट फीज़िबल वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है? तो उसकी ज़रूरत होती है। तो इस केस में वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, इनफैक्ट 10,000 तक हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमें किस चीज़ को देखना है? हमें देखना है कि इसका मीनिंग क्या है? देखो, अगर कोई किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है? तो मैं उसको रफ टर्म्स में कह सकता हूँ कि वो 5 बार एक ही चीज़ को मतलब 5 ऐसे है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट किए होंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट किए होंगे। तो स्मॉलेस्ट पार्ट है, वही यूनिट वेक्टर है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट पार्ट उसको डिफाइन कर रहे हैं यूनिट वेक्टर के थ्रू। वेक्टर्स में अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए। बेसिकली अगर ये मेरा ए वेक्टर है, तो इसके बहुत सारे, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो उतने ही मैग्नीट्यूड का वो वेक्टर है, तो उसे हमें डिवाइड करना है सच दैट हम उसकी स्मॉलेस्ट एंटिटी निकाल सकें। इन लेमैन टर्म्स में कहूँ तो कह सकते हैं कि हमें इसका सबसे छोटा पुर्जा निकालना है जिसका लेंथ यूनिट है। मतलब हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ इक्वल टू 1 कंसीडर करके करना है। तो बेसिकली इसको हम ए कैप से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है ए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए डिनोट करता है उसके मैग्नीट्यूड को, ओके? तो मॉडुलस ऑफ ए उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, ओके? तो ये हमारा हो जाता है यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। इस वाली चीज़ का लेंथ जो होता है वो 1 होता है, और जनरली ये वाली चीज़ हमें डायरेक्शन इंडिकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे हम इसमें और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स का मीनिंग है इफ देयर सपोर्ट्स आर इन पैरेलल डिसरिगार्डिंग टू देयर डायरेक्शन। देखो, कहने का क्या मतलब है, वेक्टर्स कोलिनियर कैसे हो सकते हैं? पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स इज़ द सेम थिंग। मतलब ऐसे है, ये 2 वेक्टर्स हैं, तो बेसिकली ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, आप तो ऐसे समझो कि ये डायरेक्शन सेम है और इनका मैग्नीट्यूड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, है ना? पर डायरेक्शन सेम है ना, तो कोलिनियर हो सकते हैं, ठीक है? तो कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। if they have the same direction, they are known as like vectors, otherwise unlike vectors। तो बेसिकली कोलिनियर वेक्टर 2 तरह के होते हैं। बेसिकली डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, मतलब सेम इन द सेंस वो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, जिन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स का तो जैसे ये एग्जांपल हो गया कि ये 2 पैरेलल वेक्टर्स हैं, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का कि एक का डायरेक्शन उसके बिल्कुल 180 डिग्री है, यानी कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। एंटी का मतलब ही ऑपोजिट होता है, तो अगर ये 2 पैरेलल हैं तो अगला ऑपोजिट सेंस में चल रहा है तो एंटी पैरेलल है। ठीक है, सिंबॉलिकली 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर इफ ए इज इक्वल टू
k टाइम्स द b वेक्टर अदर वेक्टर। ठीक है, इसके ऊपर भी हम देखेंगे। सिंपल सी बात है गाइस कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक वेक्टर है और यहाँ पर दूसरा वेक्टर, तो इनका दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उन दोनों का यूनिट वेक्टर सेम तरीके से सेट आना चाहिए। तो ए कैप बाय मॉडुलस ऑफ ए जो है ना, वही होना चाहिए बी का वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ बी, है ना, क्योंकि वो के से ऑटोमेटिकली वो वही वाली चीज, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कहने के लिए हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू मॉड ए बाय मॉड बी इंटू बी वेक्टर। तो ये वाली चीज एक्चुअल में के होती है। ठीक है, विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये के क्या आया है वो भी समझ आ गया हमें। ये हमने यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के हिसाब से हमने सोचा कि यूनिट वेक्टर जो है वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट होगा, तो यूनिट वेक्टर के हिसाब से हम के को निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके। ओके, तो a इज इक्वल टू के बी वेयर के बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर्स, मतलब कोई भी वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में लाई करें, ठीक है, तो वो कोप्लेनर है। एज द नेम इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर इफ दिस सपोर्ट्स आर इन, सपोर्ट्स का मतलब बेसिकली वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। नोट दैट टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। बेसिकली अगर बहुत ही हम सिंपल सी भाषा में बोलें कि अगर मैं कोई भी दो ऐसी चलते फिरते वेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो वो एक यूनिक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ये हमेशा कोप्लेनर होंगे। मतलब जैसे अगर मैं एक वेक्टर ऐसे लूं और दूसरा वेक्टर, लेट्स से मैं ऐसे कोई भी चीज ले लेता हूँ ना, है ना, लेट्स से मेरी फिंगर्स हैं। ठीक है, तो ये दो फिंगर्स वैसे तो ऑपोजिट सेंस में हैं, बट ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करिए, इस डायरेक्शन में पॉइंट करिए, बट कहने को ये इसी प्लेन में है जिस प्लेन में इस टाइम पे मेरा हाथ है। ठीक है, माई हैंड इज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब इस प्लेन में अगर मैं ऐसे स्लाइस करते हुए काटूं तो मेरे ये कोप्लेनर वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो दीज आर टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर से हम एक यूनिक प्लेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तरह से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, और थ्री वेक्टर्स अगर एक प्लेन में हो जाए तो अब हम उसे अलग से एक यूनिक प्लेन के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये सारी बातें अभी होंगी 3D, जैसे जैसे पढ़ेंगे हम वेक्टर 3D कंप्लीट करेंगे, उस दौरान हम ये बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ओके, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स क्या है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम लेंथ, they are parallel or support parallel support same or parallel supports and are in the same sense। सेम सेंस मतलब बेसिकली ये डायरेक्शन की बात करें, लेंथ का मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ओके, और पैरेलल माने सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, मतलब बेसिकली क्योंकि हमारे जो वेक्टर्स होते हैं ना, मैं वेक्टर्स में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, तो ये जो वेक्टर्स है ना, इनको हम मूव कर सकते हैं। ये फ्री फ्री वेक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ये फ्री वेक्टर्स हैं तो इन्हें हम मूव कर सकते हैं प्लेन में इधर उधर, है ना, ये मूव मारते रहते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको अगर हम मूव कर सकते हैं तो ये बेसिकली एक ही लाइन में एक ही पॉइंट पर से स्टार्ट होके ओरिजिनेट हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कोई भी वेक्टर है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, अभी मैं इस चीज में वैसे उतना आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। लेट्स से ये 1 यूनिट का है ना, यूनिट मैग्नीट्यूड का है, यानी कि मॉड इज 1। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर कहीं बी वेक्टर है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है तो मॉड बी भी 1 है। पर अच्छा, इन दोनों की डायरेक्शन भी लेट्स से 30 डिग्री टुवर्ड्स 30 डिग्री इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है दोनों में। ठीक है, तो अब मैं इसे कह सकता हूँ कि ये वाला भी ऐसे है, तो ये एक तरह से पैरेलल है। ओके, पैरेलल है और पैरेलल है और ये फ्री टू मूव है, तो मैं बी को ऐसे उठाऊंगा और ए की तरफ लेके जाऊंगा। मतलब यहां से मैंने उठाया बी को और इसकी तरफ ले गया, तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। ओके, तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे ए एंड बी, और दोनों एक्चुअल में 30 डिग्री पे होंगे, और ये बी इज इक्वल टू मॉड ए एंड दे बोथ आर इक्वल टू 1। ओके, तो ये बेसिकली कहने का तरीका था। तो बेसिकली दे मस्ट हैव सेम लेंथ, दे मस्ट सेम और पैरेलल सपोर्ट्स। पैरेलल सपोर्ट्स का यही मतलब है कि वो पैरेलल वेक्टर्स की तरह। सपोर्ट बेसिकली क्या है? ये वाला एंड जेन सपोर्ट्स।
ठीक है? किसी भी चीज़ को हिंज कर दो आप कैसे तो वो सपोर्ट की तरह बिहेव करती है ना? बस उसी तरीके से ये थोड़ा-सा इंग्लिश फैंसी टाइप्स में लिखी हुई है, ठीक है? बट एक्चुअल में कोई नहीं वैसे बोलेगा कि सपोर्ट दिस पैरेलल सपोर्ट्स एंड दैट स्टफ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद है सेम सेंस मतलब डायरेक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है? तो ये तो था हमारा इक्वालिटी के ऊपर। नेक्स्ट है फ्री वेक्टर्स जैसे कि इसने कहा मैंने जैसे बात की कि हम फ्री वेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं जनरली। तो फ्री वेक्टर्स क्या है? द वेक्टर्स दैट कैन इफ अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इज इन इट्स स्पेस without changing its magnitude and direction, then such a vector is known as a free vector. In other points, the initial point of the free vector can be taken anywhere. It is not fixed, and in space, its magnitude and direction remains the same. जैसा कि मैंने बात की थी कि ए वेक्टर ये है और यहाँ पर अगर बी वेक्टर है, पर इनका डिपेंडिंग ऑन हमारा अगर हम इसके दोनों के मैग्नीट्यूड 1 रखें, हमने अगर इसका लेट्स से इसका हम थोड़ा-सा मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं और इसको 2 यूनिट का मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो बेसिकली इसका ये जो पॉइंट है ना, हमने इसे फ्री वेक्टर माना है, तो अब हम इसे इस पॉइंट के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। प्लीज़ डोंट माइंड कि वो थोड़ा-सा लंबा बन गया है। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा-सा इधर भी लंबा कर लेते हैं, ठीक है? बट प्लीज़ डोंट माइंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अगर ये 1 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट है, तो वो दिखा सकते हैं हम इस वाले जो इसका ये वाला पॉइंट होगा ना, अब ये वाला पॉइंट नहीं होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला ये मेरा कौन-सा पॉइंट है? ये मेरा फ्री पॉइंट है और इसको मैं इधर-उधर मूव कर सकता हूँ। डायरेक्शन मैंने सेम रखा क्योंकि ये वाली दोनों पैरेलल चल रही थी। जैसा कि मैंने अज़्यूम किया था ये 30 डिग्री पे है, तो ये भी 30 डिग्री पे है, तो बेसिकली ये पैरेलल चल रही हैं। तो पैरेलल चल रही हैं तो बेसिकली इनकी डायरेक्शन सेम हो जाती है और मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं किया। अगर इसका 1 मैग्नीट्यूड था और इसका 2 मैग्नीट्यूड था तो इसको इधर उठा के भी रखेंगे तब भी इसका 2 ही मैग्नीट्यूड बचने वाला है। ओके, तो इसने जैसे कहा कि यहाँ पर फ्री वेक्टर्स का मीनिंग क्या है? लोकलाइज्ड वेक्टर्स में यहाँ पर थोड़ा-सा चर्चा अलग हो जाती है कि फॉर अ वेक्टर ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ इट्स इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इन स्पेस यानी कि इसने फिक्स कर दिया कि इनिशियल पॉइंट को कि लेट्स से ये 0, 0 ही रहने वाला है तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट या ठीक है ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है देन दिस सच अ वेक्टर इज नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। तो अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर हम एग्जांपल भी देखेंगे एक। ओके, सबसे पहले आता है पोजीशन वेक्टर। ओके, तो पोजीशन वेक्टर से ही हम थोड़ा-सा लोकलाइज्ड वेक्टर वाली फील ले सकते हैं। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या है? हम किसी प्लेन में हैं या किसी 3D स्पेस में हैं। मैं फिलहाल प्लेन पे ही चर्चा रखूँगा सो दैट आप लोगों को ये बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर रहे। लेट्स से यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट है, पॉइंट ए विद द कोऑर्डिनेट्स 1, 2। ओके, तो अब 1, 2 जैसा कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन देखा होगा तो 1, 2 किसके रिस्पेक्ट में है? अगर यहाँ पर 0, 0 है तब यहाँ पर 1, 2 मैं जज कर सकता हूँ। और अगर यहाँ पर मैं इसका ओरिजिन ही 1, 0 कर दूँ तो यहाँ पर ये 0, 1 की तरह बिहेव करेगा। हालाँकि उससे हमें मतलब नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं ओरिजिन से इस लाइन को जॉइन करूँ और एक वेक्टर का इंडिकेटर कर दूँ, तो ये मेरा पोज़ीशन वेक्टर है। अब पोज़ीशन वेक्टर किस टाइप का वेक्टर हुआ? ये सोचो। देखो, मेरा फिक्स्ड पॉइंट देखो यहाँ पर अगर 3, 4 है 3, 4 तो नहीं होगा 3, 1 है लेट्स से बी तो अब मैंने ओरिजिन से इसे जॉइन किया तो ओरिजिन मेरा फिक्स्ड पॉइंट है ना फिक्स्ड पॉइंट में जो एक फिक्स्ड पॉइंट मिल गया और अगर मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट मिल गया तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि मेरा इनिशियल पॉइंट ही फिक्स्ड है तो पोजीशन वेक्टर एक तरह का लोकलाइज्ड वेक्टर है ठीक है पोजीशन वेक्टर एक तरह का लोकलाइज्ड वेक्टर है कि वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है पोजीशन वेक्टर का बेसिकली सिग्निफिकेंट मीनिंग यही है कि हमें किसी भी पॉइंट को हम उसके ओरिजिन से जोड़ेंगे तो हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा लेट्स से ये सी पॉइंट है तो ओ सी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर का यही मीनिंग है ठीक है तो पोजीशन वेक्टर बहुत ही सिंपल है कुछ भी नहीं है यार हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं बस वो पॉइंट एक तरह से अगर वेक्टर में लिखना हो तो वो एक पोजीशन वेक्टर है
ठीक है? तो पॉइंट लिखा है या पोजीशन वेक्टर लिखा, दोनों ही सेम बात है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला से पहले हम थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी बात कर लेते हैं ना। ओके, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये थोड़ा सा आया ट्रायंगल लॉ से। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको बेसिक फिजिक्स में पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं अब कोई भी वेक्टर ले लूँ, ये ए वेक्टर है, यहाँ पर ए पॉइंट है स्पेस में और ये मेरा ओरिजिन है ओ। तो मेरा ये वाला वेक्टर जो है ये ओ ए वेक्टर है। ओके, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। पोजीशन वेक्टर को मैं स्मॉल इससे डिनोट कर सकता हूँ। बेसिकली लेट्स से अगर ये हमें कुछ पता है कि ये 3,4 टाइप्स है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कंफ्यूज होने वाला, तो ये ओ बी वेक्टर है। अच्छा, लेट्स से मुझे कोई कहे कि यार इसमें मेरा एक ट्राइंगल पूरा हो रहा है, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो मेरा एक ट्राइंगल पूरा हो रहा है। तो इस वाले वेक्टर को जो बोलते हैं ना, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं कि वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर कितना चेंज कर रहा है। वही ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है ये बेसिकली। चेंज इन पोजीशन वेक्टर अगर मैं कहूँ तो वो क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेसिकली इन लेमैन टर्म्स में बोलूं, अगर आपको ट्राइंगल लॉ पता है तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, ऐसे चलते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आता है। ओके, अच्छा, और आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो ये ओ ए वेक्टर है। ठीक है, फिर प्लस ए बी वेक्टर लिखूं, ठीक है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर लिखूं तो वो आ जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी लेनी है मुझे, तो यहाँ पर माइनस ओ बी वेक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, मुझे एक ट्राइंगल पूरा करना था, तो मैंने इस डायरेक्शन में इसको ऑपोजिट करके माइनस साइन के साथ लिख सकता हूं मैं। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस ओ बी वेक्टर और इसको मैं जीरो का एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर ये ट्राइंगल लॉ फॉलो कर रहा है। तो इन रफ टर्म्स में बोल सकता हूँ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर जो आया मेरा, वो ओ बी वेक्टर के बराबर ही आ गया। ठीक है, इसको इधर ले गए तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर के बराबर आ गया। ठीक है, ये तो मैंने ट्राइंगल लॉ से लिखा। अब देखो किसी को लेट से ट्राइंगल लॉ नहीं आता तो वो कैसे करेगा, वो इस तरीके से कर सकता है। मैं थोड़ी सी स्पेस बना रहा हूँ ना, जस्ट ताकि हम इस चीज को और अच्छे से एनालाइज कर सके। ओके, तो मैं इसके लिए थोड़ी सी जगह बना देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ओके ग्रेट, है ना। तो यहाँ पर अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा ए वेक्टर है, मैं किसी लेट से मैं थोड़ा सा इसको रफ में ऐसे लिखता हूँ, लेट से ये 1,2 है और ये 3,2 है। ओके, ऐसे समझते हैं। देखो मुझे 3,2 पे जाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सिंपल रास्ता है कि मैं पहले 1,2 तक जाऊं और फिर मैं 3,2 तक जाऊं। तो जब मैं 1,2 तक जा रहा हूँ तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, ओरिजिन से। 1,2 से, अच्छा एक तरीका तो था मैं 3,2 पे डायरेक्टली गया। ओके, तो वो तो सबसे आसान तरीका था, तो ये पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट है। अच्छा, मैं 1,2 तक गया, अब मुझे 3,2 तक जाना है, तो मैं 2 यूनिट इधर को मूव कर रहा हूँ, तो वही 2 यूनिट इधर को मूव करना, ये वाला वेक्टर जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, तो इट इज अ रिलेटिव टर्म कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर है। ठीक है, बेसिकली हर चीज जिंदगी में रिलेटिव है। अगर मैं पोजीशन वेक्टर बोलूँ तो वो रिलेटिव टू ओरिजिन है, बट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलूँ तो वो किसी पॉइंट के किसी पोजीशन वेक्टर के लिए रिलेटिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाली चीज मेरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये मेरा, अगर मैं बोलूं कि मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, तो ये ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओ बी वेक्टर हो गया। तो अगर मुझे इसका ट्राइंगल पूरा करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि ओ ए वेक्टर में मैं क्या ऐड करूंगा, ए बी वेक्टर को ऐड करूंगा, तो मुझे यहाँ वाले पॉइंट पर पहुंच रहा हूँ मैं। यहाँ तक
यहाँ तक पहुंचने के लिए मैं पहले यहाँ पर जाऊंगा फिर यहाँ पर जाऊंगा, तो मुझे फाइनली ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं। एनीवेज इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर का पॉइंट। नेक्स्ट आता है बहुत ही इजी, सेक्शन फॉर्मूला। आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में। बस वही है, जहां पर उसने एक्स और वाई था उसने उसे बहुत ही सिंपली जनरलाइज कर लिया कि उसने उसे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में लिख लिया। पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में लिखने से ये वाला जो झंझट है ना, 2 बार निकालने वाला, वो हट जाता है। तो हम जो भी हमारे स्ट्रेट लाइन के सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन है उन्हें हम वेक्टर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ये एक पाथवे बनता है हमारी मैथमेटिक्स को, हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। तो अगर मैं, ओहो ये क्या हो गया, ओके तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, लेट्स से मुझे इस पॉइंट, अच्छा मुझे देखना है कि ये वाला पॉइंट है, ये m/n में डिवाइड करे, तो इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट, ये इस पॉइंट c के क्या कोऑर्डिनेट है, गिवन ये a है और ये b है, इसका पोजीशन वेक्टर a है और इसका पोजीशन वेक्टर b है, ये इसे m/n में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये ऐसे था, मुझे इस तक पहुंचना है और मेरे पास एक ये वाला पॉइंट है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, लेट्स से ये c जैसे है, तो ये ओरिजिन है, तो ओ ए प्लस ए सी जो है वो मेरा ओ सी वेक्टर है। और जो मेरा यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर आ जाता है। ओके, अच्छा तो ये मेरा जो ए सी है ये बेसिकली m बाय m प्लस n पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा इसे। देखो अगर मेरे पास 1:2 का रेशियो होता है और मेरे पास यहाँ पर 1:2 का रेशियो है, तो मुझे इस पॉइंट में ये इसे 1:2 में डिवाइड किया, बेसिकली यहाँ पर एक पार्ट होगा और आगे यहाँ पर 2 पार्ट होंगे ऐसे, ठीक है, तभी तो वो 1:2 में ये वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं m प्लस n पार्ट्स अज्यूम करूं, ठीक है, तो उसमें m पार्ट्स इधर होंगे और n पार्ट्स इधर होंगे, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो m बाय m प्लस nth पार्ट होगा ए बी वेक्टर का। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ओ सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर प्लस m बाय m प्लस nth n वेक्टर n इंटू ए बी वेक्टर। ठीक है, ये बस लिखने का तरीका है, बाकी सेक्शन फॉर्मूला तो आता ही होगा आप लोगों को, है ना। और अगर मैं सी बी वेक्टर की बात करूं तो वो n बाय m प्लस n टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, सी बी वेक्टर आ जाएगा हमारा, सी बी वेक्टर ये आ जाएगा। ओके, और ये वाले, अच्छा ये तो ओ सी वेक्टर दिखाया ना, बेसिकली ये ए सी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं और सी बी को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ओ सी वेक्टर प्लस n बाय m प्लस n टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर अगर हम देखें तो वो हमारा क्या आ जाता है, वो हमारा आ जाता है ओ बी वेक्टर। अच्छा ओ बी वेक्टर, अच्छा ए बी वेक्टर मुझे पता लग जाएगा इधर से, ए बी वेक्टर तो बी माइनस ए है। ठीक है, तो ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू एन अपॉन एम प्लस एन इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस, अच्छा इसे प्लस में ही रखो, इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, और ओ बी वेक्टर तो बी वेक्टर आ जाता है। तो जब हम इसे इधर ऐसे लेके जाएंगे, अरे यार अच्छा इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये क्या है हमारा, थोड़ा सा इसमें जगह बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने लिया ओ बी वेक्टर जो है हमारा इज इक्वल टू, ऐसे था ये, ऐसे था ना, ऐसे देखते हैं इसको, ऐसे था ये। ठीक है, तो ये हमारा m बाय m प्लस nth टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर था। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ओके, और ये n बाय m प्लस n टाइम्स है और ये o है, ये c है। ओके, तो मुझे ओ सी के लिए कैलकुलेशन करना है, तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। अच्छा ये ए बी है। ओके, सी बी वेक्टर हमने यहाँ से देखा, तो ओ बी वेक्टर जो है वो आ जाता है ओ सी वेक्टर, हमें जो कैलकुलेट करना है, प्लस एन बाय एम प्लस एन टाइम्स
ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये हमें पता है ना, इसका माइनस इसका। ठीक है, और ओ बी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, राइट। तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एम प्लस एन आ जाता है। जब हम इसे इधर लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ओ सी वेक्टर हमें जो लिखना है वो आ जाएगा एम बी, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे ना जब, तो वो आ जाएगा एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। ये प्रूव कर दिया सेक्शन फॉर्मूला वापस, जैसा कि मैंने इसमें आपको स्ट्रेट लाइन में भी ये प्रूव कराया था, और अभी वेक्टर्स से हमने इसे ट्राइंगल लॉ के थ्रू अप्लाई करना सीखा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। अब आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहली बात मैं आपको जस्ट डिस्क्लेमर, जो प्रोडक्ट्स है उस पे मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं, है ना, चैनल पे वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में तो मैं डाल दूंगा, बिल्कुल डालूंगा, क्यों नहीं डालूंगा यार, है ना। ठीक है, प्रोडक्ट्स पे आपको वो वीडियो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स पे मैंने पहले भी बनाया हुआ है, बट हम इसमें भी इसे कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर मैं ए डॉट बी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अगर मैं ए डॉट बी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो मॉड ए टाइम्स मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये सूखा सूखा डेफिनेशन है। सूखा सूखा डेफिनेशन क्यों है अभी समझेंगे, क्योंकि इसका एक बहुत ही प्लॉजिबल ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है पोजीशन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर ये मेरा बी वेक्टर है और अगर ये मेरा ए वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, या प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी रिप्रेजेंट्स दिस थिंग। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड में बोलूं तो आपने थोड़ा बहुत वेक्टर रेजोल्यूशन फिजिक्स में पढ़ा है, तो उसी हिसाब से हम देखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ए मॉड है, अगर हम इसे मॉड ए देखें तो ये वाला मॉड ए कॉस थीटा होता है और ये वाला मॉड ए साइन थीटा। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली। तो मुझे मॉड ए कॉस थीटा देखना है, तो बेसिकली मॉड ए कॉस थीटा मेरा प्रोजेक्शन है। तो मॉड ए कॉस थीटा मेरा प्रोजेक्शन है, तो मेरा प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए ऑन बी, क्योंकि ये सवाल आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज एक्चुअली ए का कॉस थीटा, और ए का कॉस थीटा मुझे पता है कि वो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो वो ए डॉट बी ओवर मॉड बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे आता है, सिंपल है यार, ये वाली चीज लिखना आपको। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग, मतलब आपको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, आप सिंपली उस वेक्टर को, जो वेक्टर आपका प्रोजेक्शन, लेट्स से मैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स अलोंग वाई बोलूं, तो हम लिखेंगे एक्स का कॉस थीटा, है ना, जो वाई एक्स वाई के साथ वो बना रहा हो। बेसिकली इनटू द इंक्लूडेड एंगल कॉस थीटा वो होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का सिंपल सा फंडा होता है, ये फिजिक्स में पढ़ा होता है ना प्रोजेक्शन की, इसका प्रोजेक्शन लॉन्ग दिस लाइन इज ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा है, तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं इसे। तो ए कॉस थीटा कैसे जनरेट हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट से। ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मॉड बी, ये पहला पार्ट हो गया। अच्छा, ये वाली जो चीज है ये मैंने आपको बताई है कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इफ थीटा इज एक्यूट देन ए डॉट बी इज पॉजिटिव एंड इट इज ऑब्ट्यूज देन ए डॉट बी इज नेगेटिव। ठीक है, इसमें मतलब कुछ बताने वाली बात नहीं। कॉस थीटा का रेंज होता है कॉस 0 1 होता है और कॉस पाई -1 होता है, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन पे चला जाता है, पाई बाय 2 पे 0 होता है। ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर या ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और ए डॉट बी टाइम्स बी डॉट ए अगर लिखना हो, ए डॉट बी ये कॉम्यूटेटिव भी है, ये हमारा स्क्वायर भी है, ये और अच्छा, और इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ए डॉट बी प्लस बी ए डॉट सी इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है बेसिकली। अच्छा, ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट बी जीरो है, तो आइदर मॉड ए इज इक्वल टू जीरो और मॉड बी इज इक्वल टू जीरो, पर जनरली ये जीरो नहीं होते। कॉस थीटा जीरो होना और जीरो से थीटा जीरो से पाई होने का मतलब है पाई बाय 2 इकलौता ऐसा पॉइंट होता है कॉस थीटा में जो कि जीरो होता है। तो पाई बाय 2 मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज पाई बाय 2 implies that these two vectors are perpendicular। सिंपल सी बात है। आई डॉट आई
जे डॉट जे के डॉट के, अगर कोई वेक्टर है, लेट से एक्स वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन उसी वेक्टर के अलोंग देखना है तो वो एक्स डॉट एक्स हो जाता है, तो वो आ जाता है मॉड एक्स स्क्वायर। और ऑब्वियस सी बात है कि थीटा कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा तो कॉस जीरो यानी कि वन आ जाता है। सिमिलरली आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड तो वन है, और थीटा भी जीरो है तो कॉस थीटा भी वन आता है। सिमिलरली जे डॉट जे और सिमिलरली के डॉट के तीनों वन आते हैं। आई डॉट जे में हमें पता है कि आई और जे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये आई है, ये जे है और ये के है, तो ये अपने में 90 डिग्री के एंगल्स बना के देते हैं, तो इसीलिए सारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर हैं तो इसीलिए डॉट इनका जीरो के बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये जीरो होता है। ये इतना डिस्कशन है स्केलर। अच्छा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए वेक्टर अलोंग बी, इसके ऊपर हम वापस से थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं इसी ट्राइंगल के ऊपर ही सारी चीजें बताऊंगा। ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, और ये लेट से इसने फाई लिया है इसमें, तो हम फाई ले लेते हैं। फाई लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने अगर फाई लिया है तो हम फाई ले लेते हैं। सबसे पहली बात, ए अलोंग बी, तो आप इसको परपेंडिकुलरली, ए अलोंग बी ये वाला वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा बॉस? बॉस मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड मॉड है, अगर इसका देखो, अगर इसका 3 होता और यहाँ पर अगर, या इसका 5 होता और यहाँ पर अगर 37 डिग्री होता तो ये 4 होता है ना, ठीक है, हमने जो पढ़ा है बेसिक मैथ्स में पढ़ा होता है, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन, मतलब इसको हमें अगर इसके इसके ऊपर लाई करवाना है तो ये ए कॉस थीटा का, ए कॉस फाई का मॉड होगा। ओके, और अगर हम इसका दूसरा वेब कंपोनेंट करें तो ये वाली चीज हो जाएगी मॉड ऑफ ए साइन फाई। ओके, तो ये हमारे पास, हमें इसके मैग्नीट्यूड्स पता लग गए। डायरेक्शन हमें पता है कि ये अलोंग बी वेक्टर होगा, तो अगर मैं इस वेक्टर को लिखना चाहूँ वो मैग्नीट्यूड ए कॉस फाई एंड डायरेक्शन अलोंग बी कैप, ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूँ, हमारा बी कैप है ना डायरेक्शन, तो बी कैप इंटू ए कॉस फाई क्या होगा? हमें पता है ए डॉट बी का वैल्यू होता है मॉड ए मॉड बी टाइम्स कॉस फाई। तो ए कॉस फाई एज इट इज रखा, तो ये हम लिख लेगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। अच्छा, बी कैप को लिख सकते हैं बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, वो आ जाता है मॉड बी का स्क्वायर। तो ये अगर हमें अलोंग ए अलोंग बी देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं, और अब परपेंडिकुलर वेक्टर देखना है वो भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम लॉ टाइप की चीज है, कुछ फॉलो कर रहा है, या ट्राइंगल लॉ से भी देख सकते हैं कि अगर हमें इस वेक्टर को निकालना है, लेट्स से दिस वेक्टर इज एक्स, ये वेक्टर मुझे पता लग गया, लेट्स से ये के, या ये ले लेते हैं वाई वेक्टर ले लेते हैं ना, और ये ए वेक्टर है, तो ये वाई वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा? एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। तो अब ये तो मैंने ट्राइंगल लॉ से लिखा है, सिंपल सा ट्राइंगल लॉ लगाया है यहाँ पर, और क्योंकि मैंने ट्राइंगल लॉ लगाया इसके बाद तो सब सिंपल होगा। आई थिंक ए वेक्टर आ जाएगा एक्स वेक्टर जो मुझे कैलकुलेट करना है, और वाई मेरे पास बहुत सारा लिखा हुआ है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर आ जाता है। तो हमारा ए टू जो वेक्टर है वो ऐसा आ जाता है, ए टू यानी कि इसने वाई वेक्टर के एक्स वेक्टर के ऊपर उसने बात की जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ये हमारा आ जाता है, और ये वाली जो चीज है ये हमने लिखा है ट्राइंगल लॉ से। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट था। अच्छा, एंगल तो ऑब्वियस सी बात है, हम cos फाई एंगल का कोसाइन है, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी ओवर मॉड बी फॉर फाई बिलोंगिंग टू जीरो से लेकर के पाई। तो ये हमारा सिंपल सा रिजल्ट होता है। तो इतना स्केलर प्रोडक्ट आ जाए ना अगर, तो बहुत ही मतलब आराम से तुम फिजिक्स कर लोगे, तुम मैथ कर लोगे, ठीक है। फिजिक्स में पूरी मैकेनिक्स में अगर तुम्हें वेक्टर रेजोल्यूशन आता है तो तुम काफी एज ले लेते हो बाकी बच्चों के ऊपर, आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है, अगर ए वेक्टर कुछ इस कंपोनेंट में लिखा है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर अगर लिखा हुआ है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, तो ए डॉट बी लिखने के लिए हमें पता है कि ये हमें पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, तो हम सिंपल सा तरीका देख सकते हैं, है ना, इंटू बी वन ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, आई डॉट आई है तो वो वन है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपल ए वन बी वन,
आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, तो यहाँ पे जीरो ही आने तो कोई मतलब नहीं है इन्हें लिखने का। अब सिमिलरली जे डॉट आई जीरो और जे डॉट जे वन, तो प्लस ए टू बी टू, और के डॉट, और यहाँ पर वही के साथ जीरो, और ये दोनों जीरो, और अब ए थ्री बी थ्री आ जाता है। ओके, तो ये मेरा ए डॉट बी आ जाता है। ओके, तो ये ए डॉट बी आ जाता है, तो ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। अब सिंपल सी बात है यार, आई का आई के साथ करो ना आपको मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ करो और के का के के साथ करो, और उसको लिख दो डॉट प्रोडक्ट में। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मुझे ए वेक्टर का मॉडुलस लिखना है तो वो आ जाता है अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, और अगर मुझे मॉडुलस ऑफ बी लिखना है तो यार ये तो मतलब आना चाहिए ना। इसके बाद इसको बताने का तो आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक कि ये पता हो, ये तो यार स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये तो पता होनी चाहिए ना। अच्छा, ये बताया जा सकता है कि ए डॉट बी का अगर मुझे रेंज पूछा जाए कभी, तो मुझे ये पता है कि ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा टाइप से लिखा हुआ है। अच्छा, तो कॉस थीटा क्या है, माइनस वन से वन है, ये इसका रेंज होता है कॉस थीटा का। मॉड ए मॉड बी कांस्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर ए और बी के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये माइनस ऑफ ए मॉड बी से लेकर के मॉड ए मॉड बी तक चलते हैं। ओके, तो ये इसका रेंज होता है जो कि इसने लिखा, क्योंकि ये कॉस थीटा है ना। तो अच्छा, एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट आई इंटू आई कैप प्लस ए डॉट जे इंटू जे कैप प्लस ए डॉट के इंटू के कैप। तो इसे भी समझते हैं थोड़ा सा। देखो, कोई भी वेक्टर है, अगर मैं स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूं तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। लेट्स से ये ऐसे है, ठीक है, जस्ट फॉर द टाइम बिंग ये मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया। ओके, तो अब अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और साफ करके लिखें क्या, इसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करते हैं ना। ओके, इसे हम अलग से ड्रॉ कर सकते हैं। ये अगर इस तरीके से है, ठीक है, ये वेक्टर इस तरीके से है, तो ये कुछ इस तरीके से छाप बना रहा होगा अपनी। ओके, ये ऐसे कुछ होगा। अगर मैं थ्री डी में बात कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा ना। ओके, तो ये कुछ ऐसे चल रहा होगा, समवॉट लाइक दिस। तो मैं कह सकता हूँ इसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, इसका कुछ वाई कंपोनेंट होगा और इसका कुछ जेड कंपोनेंट होगा। तो अगर अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स। एक्स को मैं अगर सिंपली लिखूं, एक्स को मैं आई कैप से डिनोट कर सकता हूँ उसका यूनिट वेक्टर को, वो आ जाता है ए वेक्टर डॉट आई कैप। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स लिखना है तो वो आ जाएगा ए डॉट आई अपॉन मॉड आई, वो तो वन ही होता है। ठीक है, अलोंग वाई लिखना हो, अच्छा, और अगर मैं इसे वेक्टोरियली लिखूं तो ये ए डॉट आई इंटू आई कैप आ जाता है। सिमिलरली मैं वाई और जेड के लिए लिख सकता हूँ ए डॉट जे टाइम्स जे कैप प्लस ए डॉट के टाइम्स के कैप। तो बस वही किया है। अलोंग एक्स अगर हम देखें, इसका कंपोनेंट देख लिया, प्रोजेक्शन देख लिया, और फिर उसमें हमें उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर लिया, जैसा कि हम इसमें करते हैं। जैसा कि हम इसमें करते हैं इस वाली चीज में, जैसे हमने देखा कि अगर मुझे ए अलोंग बी देखना है तो ये मैं ए अलोंग एक्स एक्सिस देखूंगा, फिर वाई एक्सिस देखूंगा और फिर जेड एक्सिस देखूंगा और उसे सॉल्व करूंगा, जो कि यहाँ पर करा गया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई मतलब बहुत ही हैवी वाली चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन जेई मेन के जनवरी पेपर में देखा गया है 2020 में। ठीक है, ये वाला जो चीज है ना, यहाँ तक ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल का जब भी कॉन्सेप्ट आए तो सिंपल सा लॉजिक है कि दैट वुड बी ए वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर बाय मॉड बी। ठीक है, और इसे अगर हम दैट वुड बी अलोंग द डायरेक्शन, तो अगर मुझे बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी देखना है तो उस वेक्टर को मैं इस लैम्डा टाइम्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। अच्छा, ये डेफिनेटली ये वाली चीज जो होगी ये हमारा एक्यूट एंगल के लिए होगी, यानी कि इंटीरियर या इंटरनल एंगल के लिए होगी, और अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल के लिए देखना है तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा ऐसे पंगा नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि हमें अगर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है
बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना है तो वो आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस माइनस बी कैप। बेसिकली कहने का मतलब है क्योंकि ये दोनों यूनिट मैग्नीट्यूड के हैं तो इनका रिजल्टेंट भी इक्वली इंक्लाइंड होता है ना, वेदर एक्यूट और ऑब्ट्यूज वो इक्वली इंक्लाइन होता है, तो इसीलिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। हेयर इंटीरियर एंगल के लिए हम पॉजिटिव डिनोट करते हैं जस्ट फॉर द कन्वेंशन, एंड नेगेटिव हम एक्सटीरियर एंगल के लिए डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसे बार बार कह रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये पहले जेई एडवांस में पूछा गया है, इस साल जेई मेन ने भी पूछ लिया, तो बस समझ लो नेक्स्ट ईयर तो पक्का बोर्ड में आ जाएगा जैसे ठीक है। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इसको तो हम सिंपली लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है और थ्री की आइडेंटिटी भी हमें पता है। ऑब्वियस सी बात है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। और यहाँ पर भी हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन डॉट के प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की वजह से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम एक स्केलर कैलकुलेशन कर रहे हैं मॉड की वजह से। हमें सारे रिजल्ट्स एज ए स्केलर चाहिए, तो हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट करना है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल। सबसे पहले इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल, बहुत ही अगर हम बहुत ही ये लेवल जीरो की बातें करें तो ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ओके, और into n cap where n cap is the direction of a cross b, यानी कि the direction which is perpendicular to both a and b। जब भी मुझे कहा जाए perpendicular to both these two vectors, तो फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा सा सोच सकता हूँ। तो बेसिकली इसने अब ये लेवल जीरो की बात करें तो ये आ जाता है ए क्रॉस बी इज मॉड बी साइन थीटा एन कैप, फिर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट ए बी फॉर्म्स अ राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम। तो बेसिकली अगर मैं ए वेक्टर ऐसे अज्यूम करूं और बी वेक्टर इसके प्लेन में ऐसे अज्यूम करूं, मुझे पता है कि दो वेक्टर हैं तो ये एक प्लेन में लाई करेंगे। तो अब उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिखनी हो और इसका रिजल्टेंट लिखना हो एज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं उसे लिख सकता हूँ कि इसके परपेंडिकुलर इसके लिए परपेंडिकुलर, तो ये ए क्रॉस बी है, जो कि एक्चुअल में ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होती है। साइन थीटा में थीटा ये वाला एंगल इंक्लूडेड होता है। ओके, तो ये बेसिकली हमारे बहुत ही सिंपल सी बात हो जाती है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है लेग्रांजेस आइडेंटिटी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर मुझे ये वाली चीज़ जो लेग्रांज आइडेंटिटी इनडायरेक्टली जेईई मेन 2020 में आया हुआ है ना, जेईई मेन 2019 में आया हुआ है, सॉरी। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर लिखना है, तो अगर हम इसे लेमैन टर्म्स में बोले तो ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है। साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा यहाँ पर पहली बात है मैग्नीट्यूड के लिए बात कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री की चेकलिस्ट देखिए। ओके, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बॉस, तो ये आ जाता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ओके, माइनस मॉड बी कॉस थीटा का होल का स्क्वायर। ये वाली चीज जो है ये ए डॉट बी लिखी हुई है, तो ये ए डॉट बी का स्क्वायर आ जाती है और ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर आ जाता है। ओके, तो अगर हम इसे एज सच लिख दें तो भी यहाँ तक भी पहुंच गए तो बहुत बढ़िया। और अगर किसी को ये भी क्लिक कर जाए कि ये डिटर्मिनेंट ऐसा ऐसा कुछ लिखा होगा, क्योंकि हमने इसको ऐसे सॉल्व किया और यहाँ पर दोनों साइड ए डॉट बी लिखा है, अगर किसी को ये भी क्लिक कर जाए तो बहुत बढ़िया। पर अगर यहाँ तक पहुंच जाओ तो बहुत सिंपल है यार, साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर। इससे क्या है ना, एक्चुअल में थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में कई लोगों को दिक्कत आती है, थोड़ा सा हेक्टिक होता है तो लोगों को। और अगर जैसे क्वेश्चन में ए डॉट बी गिवन है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम विदाउट कैलकुलेशन ऑफ एंगल, और अगर कोई एंगल अलग सा आ गया और एब्सर्ड सा आ गया तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो इसीलिए हम सिंपली ये वाली फंडामेंटल थिंग को लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, फिर उसको हमने ए डॉट बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की पूरी पूरी जी जान लगाई, और हमें एक आइडेंटिटी, बस लेग्रांजे ने ये आइडेंटिटी निकाल दी और इसको एक नया सा नाम दे दिया। सिंपल एज इट इज, कुछ भी नहीं है, बेसिक मैथ्स लगाया हुआ। ये है फॉर्मुलेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अगर मुझे लिखना है तो वो मॉड जो है
वो बेसिकली ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी आएगा ना मॉडुलस, है ना। सी का मॉड अगर मैं देखूं, सी अगर मैं ए क्रॉस बी कंसीडर कर रहा हूँ, तो मॉड सी जो आएगा वो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आएगा, यानी कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, या इसे अगर हम स्क्वायर कर लें और अंडर रूट कर लें तो उसमें भी एज सच हम पॉजिटिव टर्म्स के लिए ही बात कर रहे हैं। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा करके ये बहुत ही हैवी हैवी सा लिख दिया इसे, मतलब ये बेसिक्स बेसिक्स हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा पहली बात, सी डॉट ए इज जीरो, मतलब बेसिकली कहने की बात क्या है, ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और हम परपेंडिकुलर, हमारा हमने यहाँ पर बात की कि हमें परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर चाहिए। तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए सी डॉट ए भी जीरो आएगा, सी डॉट बी भी जीरो आएगा। और ये ए बी सी राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं, मतलब हम अगर हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, नहीं सॉरी, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है, और मतलब बेसिकली मैं हैंड्स ए वेक्टर पे रख रहा हूँ और बी की तरफ को कर्ल कर रहा हूँ अपनी फिंगर्स को, तो जो मेरा ये वाला डायरेक्शन है, जो थंब है, वो मुझे डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। ठीक है, ओके। तो ये तो फिजिक्स में ही पढ़ा होता है, ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, इफ ए क्रॉस बी इज जीरो, लेट्स से ए क्रॉस बी इज जीरो, तो मॉड ए हो सकता है जीरो, मॉड बी हो सकता है जीरो, पहली बात। ठीक है, बट इसने कहा कि दीज टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैं कह सकता हूँ कि साइन ऑफ थीटा जीरो हो जाएगा। साइन थीटा जीरो होने का सिंपल सा मतलब है कि थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, यानी कि पैरेलल होगा, या 0 रेडियन या पाई रेडियन होगा, यानी कि पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि वेक्टर्स इस तरीके से होंगे या इस तरीके से होंगे, सिंपल सी बात है। तो हम कह सकते हैं अगर ये पैरेलल वेक्टर का सिस्टम है, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ये ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी, ये लिखना आना चाहिए ना, ये लिखना आना चाहिए, और ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे ना, तब ये ऑटोमेटिकली आएगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना इन चीजों पे, ठीक है, ये छोटे छोटे फंडामेंटल है, पर इन पे प्रैक्टिस जितनी अच्छी कर लोगे, उतना तुम्हें इसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है वैसे। ओके, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स हम लिख सकते हैं इस तरीके से, पैरेलल या एंटी पैरेलल। नोट दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्शन ए क्रॉस बी मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है, एक वेक्टर देता है, और वेक्टर की इक्वालिटी के लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए। अब मैं अगर ए क्रॉस बी देखूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं एक ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी इस साइड होगा, और अगर मुझे बी क्रॉस दे देखना है तो मैं बी पे अपनी उंगलियों को रखूंगा और ए की डायरेक्शन में जाऊंगा, मतलब मेरी उंगलियां इस डायरेक्शन में आएंगी और फिर मैं ए की डायरेक्शन में जाऊंगा। तो अगर आप राइट को कर्ल करेंगे तो आपका डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉट कम्यूटेटिव है। ओके, सो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। नाउ नेक्स्ट इज एम ए क्रॉस बी है, तो इसको ए क्रॉस एम भी लिख सकते हैं, और ये तो मतलब ठीक है, दिस इज मैथ्स, कुछ भी नहीं है इसमें, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। आई क्रॉस आई जीरो, ऑब्वियस सी बात है यार, एंगल बिटवीन द टू इज जीरो, जे क्रॉस जे में भी और के क्रॉस के में भी। आई क्रॉस जे, आई जे और के हमारा परपेंडिकुलर, जे के आई और के आई जे, ऑटोमेटिकली क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस्टम होता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसने अब बात करी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई आई कैप प्लस ए टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और यहाँ पर इसने बी वेक्टर के लिए बात की, तो बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ओके, चलो अब इसका थोड़ा सा शॉर्टकट बताएं ए क्रॉस बी लिखने का, पहले इसका थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने जैसे अगर तुमने 10th पढ़ी होगी अच्छे से, तो तुम्हें वैसे भी मतलब थोड़ा सा लॉजिक समझ आएगा। तुम 2 3 1 2 मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, टू का मतलब है हम ए टू बी टू लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए थ्री बी थ्री। ओके, यहाँ पर अब हम लिखेंगे वन, यानी कि ए वन बी वन, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए टू बी टू। ओके, टू और थ्री के बीच में मैं आई लिख दूंगा, यहाँ पर जे लिख दूंगा, यहाँ पर के लिख दूंगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इंडिविजुअली। ठीक है, ये मेरा अपना डेवलप्ड मेथड है, मैं पहले क्लेम कर देता हूँ, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू टाइम्स आई कैप आ जाएगा। ठीक है, आप इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे ना, तब भी आपको वही मिलेगा। मैंने उसे एक लाइन में लिखने का तरीका बता दिया तुम्हें, कुछ नहीं करना,
देखो यही बनेगा A2 B3 B3, इसी को क्रॉस करोगे तुम, जे में करोगे तो तुम्हें एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना है, पर जब तुम थर्ड वेक्टर और वन वेक्टर का फर्स्ट लाइन को इंटरचेंज करोगे तो तुम्हारा वो माइनस साइन ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाता है, जो कि तुमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा है। मैंने बस उसी प्रॉपर्टी को यूज करके एक माइनस साइन का जो लोचा होता है ना यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डिटर्मिनेंट लिखने में लोगों को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो मैंने कहा तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लो बॉस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लोगे तब भी तुम्हारा सेम ही रिजल्ट आने वाला है। जब तुम्हारा रिजल्ट ही सेम आ रहा है, फिर इसमें ज्यादा फास्ट है ना, ये लिखना ज्यादा आसान है। ठीक है, इसमें लिखना फिर इसको समझना फिर सॉल्व करना, उसमें दिमाग को इतना टाइम नहीं मिलता है ना कई बार पेपर में, और पेपर में टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी एस्पेक्ट को अगर मैं मद्देनजर रखूं तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज आती है। 2 3 1 2 मेथड बोलता हूँ मैं इसे, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो नाम देने को तो मैं संभव मेथड भी बोल सकता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यार, है ना, ये सब बातें तो होती रहेंगी। Geometrically, A cross B is the area of parallelogram whose adjacent sides are represented by A and B. ओके, तो मैं इससे थोड़ा सा यहाँ पर इलेबोरेट करता हूँ। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। ओके, पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया हमने 10th क्लास में पढ़ा था, मतलब पता नहीं कब पढ़ा था, उससे पहले पढ़ा होगा। बेस इंटू हाइट। बेस तो मुझे पता है ए है या बी है, हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा करते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दें, तो ये बी कॉस थीटा यहाँ तक तो आ जाएगा, और ये वाली चीज आ जाएगी बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड से मतलब है तो मैं मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ। तो बेस इंटू हाइट क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी। ये वाली जो चीज है ना, ये एक्चुअल में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by a vector and b vector, उसको हम ज्योमेट्रिकली लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a and b is a क्रॉस b अपॉन मॉड a। देखो ये ऑब्वियस सी बात है, ये भी हमें पता है कि a क्रॉस b एक्चुअल में यूनिट वेक्टर हमें एक वेक्टर देता है जो परपेंडिकुलर है, तो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड टाइम्स एक यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी वेक्टर है उसे हम एज अ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमारा ऑटोमेटिकली इसमें ऐसे आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड इफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड आर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो बेसिकली परपेंडिकुलर टू प्लेन से हमने इसका यूनिट वेक्टर लिखा है ये वाला, और इसका मैग्नीट्यूड आर से इसे मल्टीप्लाई कर लिया। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो साइन थीटा आ जाएगा ए क्रॉस बी ओवर मॉड ए मॉड बी। ठीक है, सिंपल। वेक्टर एरिया, इसको भी देखो यार, वेक्टर एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलते हैं इससे, पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल समझते हैं। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखने के लिए हम ये लगा सकते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसा है, बेसिकली वो एक पैरेललोग्राम का हाफ है। अगर मेरा ये पैरेललोग्राम फुल था तो हमें पता होता है कि एक ये प्रॉपर्टी होती है ना, एक ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मोमेंट, प्लीज होल्ड योर ब्रेथ्स फॉर अ मोमेंट, आई विल गेट बैक टू यू। ओके, तो हाँ देखो, पैरेललोग्राम जो होता है ना, वो इस तरीके का कुछ फिगर होता है। ये जो दो ट्राइंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके कॉमन साइड है, इनके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, और इनकी साइड्स भी इक्वल हैं, ये वाली साइड्स इक्वल हैं। वैसे तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ही दिख रहा है। ठीक है, बट इसको हम चलो ऐसे समझते हैं कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस से ये हो गया। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है वो बराबर है। तो इसका मतलब पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पहले तो ये चीज समझाई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं पॉइंट्स ए का, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया बताना है बॉस। तो इस ट्राइंगल का एरिया सिंपली हम लिख सकते हैं कि ये बी माइनस ए वेक्टर है और ये सी माइनस ए वेक्टर है।
ठीक है? ये वाला वेक्टर क्या है? सी माइनस ए और ये वाला बी माइनस ए। अब मुझे 2 वेक्टर पता है और इनके बीच का कोई भी एंगल होगा, हमें तो क्रॉस से मतलब है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ जो होगा और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, वो मुझे देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ ऑफ बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए आ जाता है। ओके, तो ये आ जाता है हाफ ऑफ बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी। बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सॉरी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए आएगा, बी क्रॉस ए आएगा। ठीक है, ये मतलब हाँ, वो माइन ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते हैं ना, तो यहाँ पर इसको ऐसे साफ से करके लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं बी क्रॉस ए। ओके, माइनस ए क्रॉस सी और यहाँ पर प्लस ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए 0 होता है, राइट? तो यहाँ पर आ जाता है, ये आ जाता है हाफ ऑफ बी क्रॉस सी एज इट इज, और यहाँ पर प्लस ए क्रॉस बी, ओके, प्लस सी क्रॉस ए। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, ये बी क्रॉस सी आ जाएगा और सी के कंटिन्यूएशन में सी क्रॉस ए और ए के कंटिन्यूएशन में ए क्रॉस बी। तो बेसिकली एरिया अगर हमें निकालना हो, जब हमें 3 पोजीशन वेक्टर, तो हम इसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि मैं ये कभी ट्राई नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 3 क्रॉस प्रोडक्ट निकालने हैं, और अगर ये निकालना है इसमें सब्ट्रैक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली आसान होता है। हालांकि कई बार ये वाली चीज भी काम की हो सकती है। एट टाइम्स दिस कैन बी इवन फ्रूटफुल, जब हमारे पास कोई वेक्टर नोन ना हो। ठीक है, तो द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का वैल्यू 0 हो जाए, राइट? नेक्स्ट है एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल वेक्टर्स आर d1 एंड d2 इज गिवन बाय हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये कभी भी पूछ लेगा, ऐसे तो कुछ नहीं है इसमें, कोई मतलब वो नहीं है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने बता ही दिया कि हाफ क्यों होता है, वो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो एरिया सेम आ जाता है। ठीक है, ये हो गया वेक्टर एरिया, और इसी के साथ हमारा वेक्टर प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी, या मैं तो इसे बॉक्स बोलता हूँ प्यार से, दिस इज बॉक्स, डब्बा, डब्बा। ठीक है, तो बॉक्स प्रोडक्ट है हमारा। तो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स a b एंड c इज डिफाइंड एज a डॉट b क्रॉस c, या ऐसे कर लो, या a क्रॉस b डॉट c कर लो। दोनों से हमारे पास सेम ही चीज आती है। लेट्स से हम इसको समझते हैं ना, इसको समझना आसान है। सबसे पहले देसी भाषा में बोले, मतलब बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, बेसिक्स पे बात करें, ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। तो ये क्या है बेसिकली, साइन थीटा क्या है, थीटा साइन थीटा इससे आया होगा, तो बेसिकली एंगल बिटवीन बी एंड सी है, तो इसे हम एंगल बिटवीन बी एंड सी को बी, और ये उल्टा वी, इसे क्या कहते हैं, बी कैप सी, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर कहीं पे लिखा हो, किसी बुक में लिखा हो, तो इसका मतलब होता है एंगल, है ना, थीटा इज इक्वल टू बी कैप सी, यानी कि एंगल बिटवीन बी एंड सी। और कॉस फाई क्या है, बी क्रॉस सी और ए के बीच का एंगल, बेसिकली ये परपेंडिकुलर और ए के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बहुत ही देसी भाषा वाला, यानी कि बहुत ही लेवल 0 की बात थी। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हैं और इसको समझते हैं हम डायग्राम से। सबसे पहले हमने ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए मैं पहले बी वेक्टर लिखूंगा, यहाँ पर सी वेक्टर लिखूंगा। अच्छा, थोड़ा सा 3D रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की जाएगी ना, प्लीज बियर विद मी। ठीक है, ऐसे आएगा ये, है ना, ये आ जाएगा मेरा बी क्रॉस सी कुछ इस तरीके से, इस लाइन के अबाउट आएगा परपेंडिकुलर इसके। नेक्स्ट कहा इसने कि इसका आप डॉट लो किसी आर्बिट्रेरी ए वेक्टर के साथ। ओके, तो ए वेक्टर के साथ इसका डॉट लेना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ वाले इन दोनों चीजों में डॉट ले रहे हैं, तो बेसिकली एक स्केलर चीज आ रही है हमारे पास। ए का हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं अलोंग बी क्रॉस सी, एक तरह से ये आ रहा है ना, और उसी में हम उसका उसका कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल फाई ये वाला होगा ऑब्वियसली, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये थीटा होगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्वियसली 90 डिग्री होंगे दोनों, इसके परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी हमारा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी। अब वो मिक्स्ड हो गया क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीजें आ गई, तो बेसिकली इतना सब कुछ आ गया, साइन थीटा कॉस फाई कहाँ से है वो समझ आ जाता है।
ज्योमेट्री से देखें तो ये एक पैरेललोपाइप्ड या पैरेललोपिपेड बोलते हैं कुछ लोग इसे, ठीक है। तो उसी का एरिया, उसी का वॉल्यूम हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो उस एरिया, उस पैरेललोपाइप्ड का, तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम बॉक्स प्रोडक्ट से निकालते हैं। ओके, सो दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, कि उसमें एक आड़ा टेढ़ा बॉक्स, मतलब एक ऐसा पाइल है ना हमारे पास, ऐसा कोई क्यूब था, है ना, ऐसा कोई हमारे पास क्यूबॉइड था। अब हमने इधर से इस पे शेयर फोर्स लगा दिया, फोर्सेस पढ़े होंगे आपने, इधर से फोर्स लगाया और वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ठीक है, कुछ एंगल फाई से टिल्ट हो गया। और अगर आपने इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये वाले शेप का फील आ रहा होगा, अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ते हो ना, तो मैथ्स तो इजी हो ही जाता है, ठीक है ना। ऐसा वैसे कुछ चैप्टर्स में ही लगता है, हर एक में नहीं लगता, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड फाई इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी, इट इज डिफाइंड एज एंड स्पेल्ड एज बॉक्स, ठीक है। ये सिंपल सी बातें थी। अच्छा, द स्केलर प्रोजेक्शन प्रोडक्ट में पोजीशन ऑफ बॉक्स एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है, अगर मैं ए वेक्टर ऐसे ले लूं, बी वेक्टर ऐसे ले लेते हैं और सी वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, ओके। तो बी क्रॉस सी कुछ इस डायरेक्शन में होगा और उसका ए के साथ डॉट लें, अब ए क्रॉस बी सी की डायरेक्शन ऐसे कुछ आ जाएगा और उसमें ये वाला फाई हो जाएगा, है ना। लेमैन टर्म्स में ये वाली चीजें सेम आती हैं, ठीक है। नेवर माइंड, ये ऐसे ही आएंगी, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं, और बॉक्स ए बी सी इज इक्वल टू बॉक्स बी सी इज इक्वल टू बॉक्स सी ए बी, है ना। बट अगर हम, अच्छा, ये ऑर्डर जो है ना, सीक्वेंस मैटर करती है, ए बी सी आएगा फिर उसके बाद ए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए बी सी लिख लिया, फिर इसके बाद ए, फिर ए बी सी ए और उसके बाद ए के बाद तो बी आ रहा है तो सी ए बी। तो ये सारा ऑर्डर, हमारा ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर। अगर ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, ये बेसिकली साइक्लिक चल रहे हैं ना, ए बी सी ए बी, अगर यहाँ पर कहीं ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, यानी कि ये ऐसे, अगर यहाँ पर अभी तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और अगर ये कहीं न कहीं एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाए, यानी कि सी बी ए लग जाए और एक तरफ ए बी सी और एक तरफ सी बी ए है, तो उसका एक माइनस साइन ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए सी बी की तरफ चलो और ए बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए सी बी, क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बी क्रॉस सी का मीनिंग अब सी क्रॉस बी में आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक माइनस साइन ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस कर पा रहा है। If ABC are coplanar, then box of ABC is zero and that is they are linearly dependent. इसकी बात हम भी करेंगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें ना, तो इसकी बात भी होगी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, टू ऑफ विच आर इक्वल और पैरेलल इज जीरो। पैरेलल वेक्टर हो गए, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, देखो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, तो अगर मैं ए बी सी लिखूं या बी सी ए का बॉक्स लिखूं या सी ए बी का बॉक्स लिखूं, है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बी सी पैरेलल हो गए तो बी क्रॉस सी जीरो, तो ये जीरो, सी ए पैरेलल हो गए तो ये दोनों जीरो, और ए बी पैरेलल हो गए तो ये दोनों जीरो, ये क्रॉस जीरो हो जाएगा ना। तो इसीलिए टू ऑफ विच, एनी टू अगर कभी भी पैरेलल हो गए या इक्वल हो गए तो वो जीरो बॉक्स दे देगा, ओके। इक्वल होना ऑटोमेटिकली पैरेलल होना इंडिकेट करता है, ठीक है। मतलब इक्वालिटी इंप्लाइज पैरेललिज्म बट पैरेललिज्म डज नॉट इंप्लाई इक्वालिटी, इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि पैरेलल तो ऐसे भी हो सकता है, पर इक्वल है तो डायरेक्शन वगैरह सब इक्वल होता है, तो पैरेलल होंगे ही ऑटोमेटिकली। मतलब ये इम्प्लीकेशन भी थोड़ा थोड़ा समझ आना चाहिए, ओके। आई जे के का, अच्छा, आई डॉट जे क्रॉस के आई होता है, आई डॉट आई वन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, स्केलर बाहर आ जाता है, और इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ओके। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC, है ना, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC with O as origin is 1/6 of box of OA vector, OB vector and OC vector, जिनको हम combined as 1/6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, ये बहुत पहले जेई में पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी कि इसका मीनिंग ही वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड है, क्योंकि ये बेसिकली थोड़ा बहुत, ये देखो बी क्रॉस सी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, और उसका हम अगर हम इस वाली डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट देख रहे हैं, तो वो बेसिकली एरिया एरिया इनटू हाइट टाइप ऑफ कुछ देख रहा है, तो वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। So a volume of parallelepiped is being represented over here. Okay.
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट a माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, मैंने बता देता हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। ठीक है, और इसको एक ए बी सी का स्क्वायर, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं या याद रखें, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड, ये आप याद रख लें। ठीक है, ये आप याद रखें, प्लीज कमिट इट टू मेमोरी। ठीक है, डिटर्मिनेंट से कोई मतलब नहीं है, याद नहीं भी होगा चलेगा, बट ये याद रख लेना। ठीक है, ये याद रख लोगे तो काम आसान हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, वरना इसको सॉल्व करते करते मतलब काफी मेहनत लगती है ना, मेहनत कम करनी चाहिए हमें, लास्ट स्टेज में मेहनत कम है हमारी, मेहनत उस टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए जब हम पेपर में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ये चीज याद हो, थोड़ी थोड़ी चीजें याद होती है ना, हल्की हल्की, तो मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है इंसान को कि हाँ यार मैंने कुछ काम तो किया था। तो सी क्रॉस सी तो जीरो है, और यहाँ पर प्लस सी क्रॉस ए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए माइनस बी का डॉट विद बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। ओके, ये ऐसे आ जाता है। अब ए डॉट बी क्रॉस सी बॉक्स ए बी सी आ जाता है, ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो आ जाएगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, और फिर ए वापस आ जाए तो वो जीरो हो जाएगा। ए डॉट सी क्रॉस ए में भी सेम लॉजिक, बी डॉट बी क्रॉस सी में भी सेम लॉजिक, माइनस बी ए बी में भी सेम लॉजिक, और माइनस बी सी ए। अच्छा, ए बी सी फिर बी सी ए, तो ये वाली चीज ए बी सी के बराबर है, तो इसीलिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और ये जीरो आ जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं। सिमिलरली आप दोनों रिजल्ट्स को प्रूव करके देखें, एज ए होमवर्क इसे, एज ए असाइनमेंट इसे समझ सकते हैं आप। ओके, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस पे अब बहुत ही मतलब ये वो है ना, ये एक बहुत ही नेसेसिटी बन गई है। ये पहले एक बार आई थिंक 2013 या 14 में एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, और फिर 2019 में तो इसका बोलबाला ही बन गया बॉस, है ना। इसमें मतलब इतने सारे क्वेश्चन, मतलब आगे तीन क्वेश्चन तो मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं। 2020 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है ज्यादा भी आए हों, बट ये जो चीज है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा इग्नोर्ड सा टॉपिक है ना। जनरली इसे मतलब ऐसा इग्नोर किया जाता है, बट अगर आपको पूरे मैथमेटिक्स में आप एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर, अराउंड 60 प्लस स्कोर आप एज्यूम आप एक्सपेक्ट करते हो आउट ऑफ 100 इन जेई मेन, तो आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए, 60 टू 70, 70, 80। इनफैक्ट कुछ लोग जो 90s में, उनको तो सब मतलब ऑब्वियस सी बात है, सभी पता होना चाहिए। ठीक है, बट 60 प्लस स्कोर इज अ वेरी डिसेंट स्कोर इन मैथमेटिक्स, मैं पर्सनली बोलूंगा अराउंड 60 या 70 प्लस बोल लो, है ना, 70 प्लस। ठीक है ना। और आपको केमिस्ट्री में अच्छा करना है, पहली बात, है ना, तब आपके लिए ये वाला स्कोर डिसेंट होता है, वरना आपको मैथ में अच्छा करो, बहुत अच्छा करो। ठीक है, हालांकि ये मुश्किल होता है, ऐसा इतना आसान नहीं होता। एनीवेज, ए क्रॉस बी क्रॉस सी देखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको फील करते हैं। देखो, ए बी सी कोई रैंडम वेक्टर्स थे, ये बी ये सी, इन दोनों का क्रॉस किया तो वो बी क्रॉस सी ऐसे आया, सच दैट वो बी और सी के परपेंडिकुलर था। अब ये ए वेक्टर है और इसके साथ इसका क्रॉस कर लिया, तो देखो, पहले ये वाली चीज इसके परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर आपको पैरेलल मिल जाएगा। पैरेलल मिल जाने से मैं कह सकता हूं कि ये बी और सी को डिटरमाइन करने वाले प्लेन में होगा। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। आपने वो पढ़ा होगा, रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा आपने 12th में फर्स्ट चैप्टर, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा कि परपेंडिकुलर है, फिर वो परपेंडिकुलर है तो क्या वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आपने उसी में वही लॉजिक दिया होगा कि परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर है तो वो ऑटोमेटिकली पैरेलल बन जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, इसको वापस एक बार परपेंडिकुलर करेंगे तो वो बी और सी के प्लेन में आ जाएगा, तो वो बी और सी के पैरेलल है। इसकी लीनियर डिपेंडेंस मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लीनियर डिपेंडेंस पे बढ़ेंगे तो आपको ये और समझ आएगा। फिलहाल आप ये याद रखना कि पहले तो वो बी और सी की उसमें होंगे। अच्छा, बीच वाले को पहले लिखेंगे बी। अच्छा, दूर का डॉट इनटू बीच वाला वेक्टर माइनस, अब माइनस आया, माइनस पास वालों का डॉट इनटू कोने वाला। ठीक है, कोने वाला कोने में ही रहेगा, बीच वाला बीच में रहेगा, ये याद रखना, है ना। इसमें भी यही लॉजिक लग जाएगा, दूर का डॉट इनटू बी वेक्टर माइनस पास का डॉट इनटू ए वेक्टर। बस ये याद रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है ना, जो ब्रैकेट के अंदर है, उन्हीं के साथ जो प्लेन होगा वो डिफाइन हो रहा होगा, क्योंकि इनका क्रॉस पहले लिया गया है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है यार,
बी तो चलो सेम भी मान लिया, पर सी और ए में डिफरेंस आ गया ना, तो वो वेक्टर ही डिफरेंट हो गए, तो दीज आर डिफरेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स ही डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। ऑटोमेटिकली ये बात भी समझ आती है। एक बार लीनियर कॉम्बिनेशन देखो, ये देखने में बहुत ही मतलब बहुत ही हेक्टिक, मतलब बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस एक बार रीड करो, इसे रीड करना है। डेफिनेशन आईटी में नहीं आती है, डेफिनेशन आईटी में नहीं आती है, डेफिनेशन मेन में नहीं आती है, डेफिनेशन एडवांस में नहीं आती है, तो डेफिनेशन याद करनी है नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। बस इसे एक बार रीड करो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो रीड करते हैं, चलिए। गिवन अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी, देन द वेक्टर x टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन समझ आ जाता है फॉर एनी दिस, ओके। If they are non-zero vectors, then k1, k2 are n scalars, then their linear combination gives me a zero. And I have been given that these are individually zero. ठीक है, मतलब अगर मैं लिखूं i, ठीक है, तो मैं i को i प्लस जीरो जे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें j के साथ कोई डिपेंडेंस है क्या i की? आंसर इज नहीं है, बस लीनियरली वो इंडिपेंडेंट हो गए। कहने का तो यही मतलब है ना कि k, अगर इसने कहा k a वेक्टर है प्लस वे, अच्छा के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या कहेंगे, के का वैल्यू जीरो है, ए का वैल्यू जीरो है, तो क्या वो बी वेक्टर ए के ऊपर डिपेंडेंट है? आंसर इज नहीं है। तो बेसिकली वो इसीलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। और जो चीज इंडिपेंडेंट नहीं है वो डेफिनेटली डिपेंडेंट होगी। यहाँ पर एटलीस्ट कोई भी एक के नॉन जीरो होगा, जैसे कि यहाँ पर के का वैल्यू अगर वन कर दें तो बी पे ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट है। अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अगर हमारे पास दिया गया है, प्लस ऐसा दिया गया है प्लस के वन ए टू बी सी और के थ्री डी, है ना। अगर के वन का वैल्यू वन है, के टू का वैल्यू टू है और के थ्री का वैल्यू अगर जीरो है, तो मैं कहूंगा कि ये वाली चीज जीरो है, तो डी पे तो वो डिपेंड ही नहीं करती, पर बी जो है वो एक्चुअल में ए प्लस टू सी है, तो बेसिकली हम इसे यूज कर रहे होते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ देख के, मतलब ये बहुत सारी थ्योरी एक साथ देख के हमारे मतलब मन में हो जाता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है ना, ये नहीं होता मेरे से, ये मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ, एक वाइब्स होती है ना, जो पॉजिटिव वाइब्स इकट्ठी करोगे और एक साथ करोगे, तो ये वाली चीजें कोई बहुत ही मतलब हैवी सी चीजें नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखो बहुत ही ईजी था ना, कुछ भी तो नहीं था, ये थ्योरी पढ़नी थी बस, ठीक है, पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या था, कि ये नॉट इन लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो के जीरो होगा, लीनियर नॉट इंडिपेंडेंट है तो साथ वाला कोफिशिएंट कुछ नॉन जीरो होगा। ओके, तो अगला जो है ये फंडामेंटल थ्योरम इन प्लेन है। अगर ए और बी मेरे कोई दो वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर, स्पेसिफिकली नॉन कोलिनियर, देन आर वेक्टर जो इनके प्लेन में है ए और बी, इनको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, वेयर इसको में हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर वेक्टर। इसका बहुत हेल्प लेंगे, इसका बहुत हेल्प लेते हैं हम, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो वो एक प्लेन को डिटरमाइन करते हैं, और इसी में अगर मुझे कोई आर वेक्टर लिखना है जो इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है, ठीक है, तो मैं उसे लिख सकता हूँ आर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ अ वेक्टर एंड वाई टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो बेसिकली कोई भी वेक्टर इनके प्लेन में एक्चुअल में इन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हो सकता है वो इसी की डायरेक्शन में जाए तो वो दूसरा से इंडिपेंडेंट हो जाए, बट हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी वेक्टर की प्लेन में, अगर हमें प्लेन में कोई जनरल वेक्टर लिखना है, ठीक है, अगर हमें कोई जनरल वेक्टर लिखना है तो हमें उसे एज सच इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन। स्पेस में थ्री डी में हम ये कर सकते हैं एज ए कोई हमारे पास तीन वेक्टर, ध्यान रखें, दो वेक्टर एक प्लेन के लिए आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन में हेल्प कर सकते हैं, तीन वेक्टर हमें एक मतलब पूरे यूनिवर्सल स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं इन थ्री डायमेंशंस। ओके, अब आती है कोप्लेनैरिटी ऑफ फोर पॉइंट्स। चार पॉइंट है तो डेफिनेटली चार पॉइंट है तो वो तीन वेक्टर बना सकते हैं, ये डी वेक्टर ले लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अच्छा, इनकी कोप्लेनैरिटी दिखाने के लिए हम कह सकते हैं कि जो इसके साथ एसोसिएटेड वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना ले, ठीक है, तो वो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड
टी वेक्टर प्लस डब्ल्यू डी वेक्टर आ जाता है, ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये क्योंकि एक ही प्लेन में है तो इसे हम जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जनरलाइज्ड वेक्टर है ये। अच्छा, इसमें एक कंडीशन, जब भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे ना कि यहाँ पर तुम्हारे सारे कोफिशिएंट जीरो हो रहे हैं, सम करके तुम्हारे कोफिशिएंट्स का जब तुमने समेशन किया तो जीरो हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेन यानी कि कोप्लेनरिटी की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। इस चीज को गांठ बांध लो, ये चीज अगर तुम्हें समझ आ गई ना तो मतलब बॉस खत्म है, मतलब वेक्टर इससे ज्यादा बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, वो ये मतलब पीक आ जाती है वेक्टर्स की कि इतना अगर तुम्हें अगर अब समझ आ रहा है कि ये ऐसे है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन में अगर सम हो जाए, सम है वो जीरो हो जाए। ठीक है, अच्छा सम में अगर मैं कोफिशिएंट्स की बात करूं तो उनका सम जीरो हो जाए तो बेसिकली वो कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, कहने की बात यही है कि जीरो इक्वल टू जीरो इक्वेट करने मतलब ऐसा कुछ नहीं है वैसे। ठीक है, वो मतलब इलॉजिकल हो जाता है। कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर यहाँ पर 3a+2b -5c लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक यूनिक प्लेन को जज करते हैं, ये एक यूनिक प्लेन को मतलब कंटेन करता है। ठीक है, ये उसी प्लेन आर वेक्टर है, ये उसी प्लेन में होगा जिसमें ये ए बी और सी भी है। क्यों? क्योंकि 3+2 - 5 है वो जीरो है, तो वो 4 पॉइंट्स आर ए बी सी बेसिकली कोलिनियर कोप्लेनर हो जाते हैं। 4 के लिए होता है ना तो +0 डी वेक्टर ऐसे कर लो। ठीक है, या ऐसे कर लो या -15 और या 10 कर दो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि जनरली इसने 4 पॉइंट्स के लिए बात करी है तो मैं 4 पॉइंट्स के हिसाब से सोच रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन में वो जो 4 पॉइंट के लिए बात करता है ना? पहली बात है तो ये काफ़ी ठीक-ठाक मतलब कॉन्सेप्ट एक अच्छे लेवल का है, बट ऐसा कुछ कभी एडवांस में पूछा नहीं गया है या मेन में भी पूछा नहीं गया है, एडवांस में भी नहीं पूछा गया है, तो आई डोंट थिंक इसकी इतनी ज़रूरत है। हाँ, ये वाली चीज़ पूछी गई है, तो इसमें आप हेल्प ले सकते हैं। एक बार फटाफट थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं यार क्या-क्या किया हमने। आज हमने मतलब वेक्टर्स से शुरू किया बॉस। वेक्टर्स की रिवीजन चेकलिस्ट में हमने पहले स्केलर वेक्टर की बात समझी, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इसका जनरल रिप्रेजेंटेशंस देखी। ओके, उसके बाद हमने एडिशन लॉ जिसमें हमने पॉलीगन अच्छा ये वाले लॉ देखा, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ को हमने भर-भर के यूज़ किया। पैरेललोग्राम में बेसिकली वो डायगोनल वाला होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ था इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा स्पीड अप करके किया। उसके बाद हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखी। उसके बाद हमने वेक्टर्स में और थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स देखे कि क्या होता है। फिर हमने कोलिनियरिटी, कोप्लेनरिटी के कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद हमने इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के ऊपर थोड़ा-थोड़ा चर्चा की। उसके बाद हमने फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर के ऊपर बात की और ऐसे ही हम चलते गए। पोजीशन वेक्टर और सेक्शन फॉर्मूला हमने वेक्टर्स के हिसाब से डिराइव किया। फिर स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर गए। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स में हमने स्केलर प्रोडक्ट में गए। इसका आपको वैसे तो आपको ये देख दे आपने को मैंने बिल्कुल मतलब बहुत सारी डेप्थ में ही बताया, इनफैक्ट ज़्यादा ही बताया पिछली बार से। ठीक है, पर फिर भी मैं वो पिछली बार वाला जो वेक्टर प्रोडक्ट्स का वीडियो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। वेक्टर एरिया आपको दिखा, फिर उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट हमने देखा, फिर उसके बाद उसमें हमने बहुत सारी और चीज़ें देखी। फिर हमने वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बात की और उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन के बात करके हमने कोप्लेनेटरी का बात किया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस, है ना? और हमेशा खुश रहना यार, जो भी मतलब है ना, ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब बहुत ही हैवी सी चीज़ें नहीं है। ठीक है, बट ऐसा है कि तुम अपना पूरा एफर्ट दोगे तब बहुत ही मतलब पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा और मुझे भी खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन